नमस्कार साथियों। स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल लेट्स लाइब्रेरियन पर। साथियों, आप लोग EMRS लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दे के आए होंगे। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। मैंने कल जो लाइब्रेरियन का सॉल्यूशन कराया था वो आपने अगर चेक किया हो तो अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। दूसरा, आज जो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगी वो जनरल पार्ट, जिसे पार्ट 6 के नाम से जाना गया है, उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड थर्ड लैंग्वेज शामिल हैं, जो क्वालिफाइंग पार्ट है। समझ गए? तो आज मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा रही हूँ। आप लोग ध्यान से उसको भी मैच करना। एक चीज़ आप लोग दिमाग में ये रखना कि इस पार्ट में 10 में से आपके 4 नंबर ज़रूरी हैं। इवन आपका नेगेटिव काटने के बाद अगर 4 नंबर हैं तो ही आप पास हैं, अन्यथा आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। अगर आपके 4 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपका जो जनरल पार्ट है वो आपका चेक नहीं होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जनरल इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जिसे हम लोग देखेंगे, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू गो विद द सब्जेक्ट व्हेन द टीम अराइव्ड नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द वाइस प्रिंसिपल ब्लैंक प्रेजेंट इन द स्कूल। इस क्वेश्चन में ब्लैंक दिया हुआ है, उस ब्लैंक में आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। क्लियर? आपने इंग्लिश में एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी नाइदर नॉर आए तो नाइदर नॉर के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। समझ गए? तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वाज। क्लियर? यहाँ सिंगुलर वर्ब है वाज। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर टिक किया है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्लियर? यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड की अपोजिट मीनिंग आपको देखनी है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी राइट होगी। क्लियर? यहाँ पे डेरिसिव नाम का एक वर्ड है। डेरिसिव का हिंदी अर्थ अगर हम देखें तो उपहास उड़ाना यानी हंसी उड़ाना हम कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 रेस्पेक्टफुल, क्योंकि ये अपोजिट वर्ड पूछा है तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चूज द राइट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। क्लियर? यहाँ पे पूछा है, एक सेंटेंस आपको दिया है, उसमें से सेंटेंस का कुछ पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है जो एक ईडियम के तरीके से है, सिटिंग ऑन द फेंस। क्लियर? तो यहाँ पे सिटिंग ऑन द फेंस का आपको राइट मीनिंग बतानी है। तो यहाँ सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है असमंजस की स्थिति। दैट मीन्स यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है, अनविलिंग और अनेबल टू चूज बिटवीन टू साइड्स। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे ये 4 वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एरर दिया हुआ है, एक एरर का क्वेश्चन। 4 पार्ट दिए हैं, उस 4 पार्ट में से एक पार्ट में एरर दिया गया है, तो हमें एक पार्ट के एरर को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कौन से पार्ट में एरर है। क्लियर? तो यहाँ पे जो एरर बताया गया है वो हम लोग देखें तो फर्स्ट जो है बिसाइड्स हिमसेल्फ, और सेकंड है विद एंगर, थर्ड है ऑन हियरिंग द नेस्टी कमेंट एंड ही वाज 4 नंबर। ठीक है? यहाँ पे बिसाइड्स जो है ना, बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड्स की जगह यहाँ पे विकेम आएगा। क्लियर? तो विकेम का अर्थ होता है हो जाना, मतलब यहाँ पे एक कमेंट के बोलने से एक आदमी का गुस्सा दिखाया गया है, तो वहाँ पे गुस्सा हो जाने के अर्थ में है, तो बिसाइड्स की जगह यहाँ पे विकेम आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे एक 4 पार्ट दिए हैं, उन 4 पार्ट को हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्लियर? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे
तो स्टार्ट करेंगे। देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग द मास्टर्स, ऑप्शन नंबर डी से आप स्टार्ट करें। देखें पार्ट नंबर डी, आफ्टर कंप्लीटिंग द मास्टर्स द यंग मैन थॉट ही हैड ए नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन बिफोर हिम। यानी ये जो सेंटेंस बनेगा वो एकदम राइट होगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमें निकल के आएगा, और करेक्ट ऑर्डर इसका इस तरीके से होगा डी सी बी ए। तो ऑप्शन नंबर 4 में डी सी बी एंड ए। क्लियर, इस तरीके से यहाँ पे आया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक टेंस दिया है, उस टेंस एक सेंटेंस दिया है, उसमें टेंस की कौन सा टेंस यहाँ पे आया है, तो करेक्ट हमें ये बताना है। क्लियर, बाय मार्च ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे विल हैव बीन आया है, विल हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है। इसका मतलब बिल का आप लोगों को पता है, जब भी शैल विल आए तो फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ पे विल हैव बीन है तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया है, उसमें आपको नियरेस्ट मीनिंग देखनी है, यानी हम कह सकते हैं सिनोनिम आपको देखना है। ठीक है, नेव जो वर्ड है उसका अर्थ होता है भोला व्यक्ति, भोला भाला। ठीक है, तो नेव का नियरेस्ट वर्ड क्या हो सकता है इन चारों में से, तो एक है लोयल, एक है इनोसेंट, हॉनेस्ट एंड हम्बल। तो यहाँ आपका जो है इनोसेंट राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन इनोसेंट। इनोसेंट का अर्थ होता है मासूम, जो कि दोनों वर्ड सिमिलर होंगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चूज द ऑप्शंस दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्लियर, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। द जुबिलेंट पीपल वेलकम्ड द विक्टोरियस किंग। यहाँ ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो V2 है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ। क्लियर, तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल पास्ट होता है। ठीक है, सिंपल पास्ट होता है। तो यहाँ जब भी ये सेंटेंस आए, ऐसे सेंटेंस में हमको पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त ये ध्यान रखना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और जब भी ये सिंपल पास्ट आता है तो उसमें फिर हम बाज वर्ब फॉर्म लगाते हैं, बाज वर्ब के बाद में बी थर्ड लगती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें हमें जो ये सेंटेंस दे रखा है इसे ध्यान से देखेंगे। द विक्टोरियस किंग, ये जो है विक्टोरियस किंग ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया है यहाँ पे। फिर हमने बाज लगाया, बाज वर्ब में से बाज लगाया, फिर बी थर्ड, फिर प्लस में सब्जेक्ट। क्लियर, जुबिलेंट पीपल, ये जो सेंटेंस है ये एकदम राइट है, जो कि एक्टिव से पैसिव में चेंज हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमें एक सेंटेंस दिया है, उसमें हमें सही आर्टिकल फिल करना है। ठीक है, ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन प्लेइंग ब्लैंक फूल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें नो आर्टिकल करके आए होंगे, लेकिन इसमें नो आर्टिकल है नहीं। यहाँ पे क्या है, इसका जब हम अर्थ समझेंगे तो अर्थ कुछ एक व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया है कि उसने अपना पूरा जीवन मूर्ख की भूमिका निभाता रहा अपने पूरे जीवन में, इस तरीके से एक वो आया है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष की बात करी गई है। ठीक है, यानी एक व्यक्तिगत व्यवहार की बात करी है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें आएगा द आर्टिकल। ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन प्लेइंग द फूल, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति विशेष की बात होती है तो वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन के साथ में ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ जो सेंटेंस दिया है वो इस तरीके से है, आई चांस्ड टू सी ए ब्लैंक ऑफ लॉयंस वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें कुछ शेरों के झुंड की बात, मतलब इस सेंटेंस में जो है वो शेरों के झुंड की बात करी है। तो शेरों के झुंड को हम लोग प्राइड नाम से बोलते हैं, प्राइड मतलब शेरों का झुंड।
ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 है, वो यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसे हम शेरों का झुंड बोलते हैं, प्राइड। आई चांस्ड टू सी ए प्राइड ऑफ लॉयंस वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। क्लियर। चलिए अब आगे का पार्ट देखते हैं। आगे अपना थर्ड लैंग्वेज जो है, जिसने हिंदी चूज़ करी है, मैंने हिंदी चूज़ करी थी या किसी और ने, आपने हिंदी चूज़ करी है, जिन्होंने हिंदी थर्ड लैंग्वेज के तरीके से चूज़ की है तो आप लोग हिंदी के पार्ट को देख सकते हैं। जिन्होंने इंग्लिश चूज़ करी है तो इंग्लिश का सॉल्यूशन मैंने नहीं कराया है, मैं हिंदी का सॉल्यूशन करा रही हूँ, जिन्होंने थर्ड लैंग्वेज में हिंदी चूज़ की है। क्लियर। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, थर्ड लैंग्वेज वाले पार्ट को। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया है, उस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के विस्तार के लिए क्षेत्र की व्यापकता हो जाती है। जीवन के विस्तार के लिए क्षेत्र की व्यापकता कैसी हो जाती है, यानी सामाजिक होते ही जीवन के क्षेत्र की व्यापकता बढ़ जाती है। ठीक है, मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये छोटा सा गद्यांश है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक होते ही। क्लियर। जो दूसरा क्वेश्चन है आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन को अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा ब्रॉड करके दिखा देती हूँ। दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मनोविकारों का प्रभाव होता है। इसमें आपको दिया भी गया है इसमें गद्यांश में, मनोविकारों के प्रभाव तथा जीवन के विस्तार से। ठीक है, ये वाला यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, मनोविकारों का प्रभाव। तो फिर अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के सुख दुख का अंश कब दूसरे की क्रिया पर अवलंबित हो जाता है। ठीक है, अवलंबित हो जाता है, कब होता है, जो ही मनुष्य समाज में प्रवेश करता है वैसे ही मनुष्य के सुख दुख का अंश दूसरे की क्रिया पर अवलंबित हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यह आपको अच्छे से दिख रहा है तो यहाँ पे आपको जूम करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे संधि के नियम की दृष्टि से अगर हम देखें तो अशुद्ध शब्द को हमें छांटना है। ठीक है, तो सेकंड जो ऑप्शन है, मन है स्थिति, ये बिल्कुल राइट है संधि की दृष्टि से। अनधिकार, ये भी राइट है। दुर्वस्था, आज तक आप लोग दुरावस्था लिखते आए होंगे, लेकिन दुरावस्था शब्द जो है वो शुद्ध शब्द नहीं होता। दुर्वस्था संधि के नियमों की दृष्टि से शुद्ध होता है। यहाँ सन्मुख जो है वो यहाँ गलत होगा, क्योंकि सन्मुख नहीं होता, हम उसे सम्मुख इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सम्मुख। तो आपको यहाँ जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला होगा। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में असंगत युग्म है, असंगत युग्म कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मन माना, जिसमें तत्पुरुष समास है, ये बिल्कुल राइट होगा। दूसरा है तिरंगा, जिसमें द्विगु समास है, ये भी एकदम राइट होगा। तीसरा है कृत कार्य, जिसमें अव्ययी भाव समास है, ये गलत है, क्योंकि कृत कार्य में कर्मधारय समास होता है। ये थर्ड ऑप्शन और 4 ऑप्शन आपको इस स्लाइड में नहीं दिख रहे हैं, ये एक्चुअली स्लाइड बनाते वक्त कट गया है, तो आप लोग मेरी आवाज़ को सुने। थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ गलत होगा, क्योंकि कृत कार्य में कर्मधारय समास होता है, अव्ययीभाव समास नहीं होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कनफटा। कनफटा तो आपको पता ही है, कनफटा जोगी या जो भी कह सकते हैं, वो बहुव्रीहि समास आता है कनफटा में। ठीक है, तो यहाँ जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ राइट माना जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गाय का ताज़ा दूध लाओ, ऑप्शन नंबर सेकंड, गाय का ताज़ा दूध लाओ, एकदम सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो आप घर जाइए, ये भी सही है, बोलते भी होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में और उसमें ऑप्शन नंबर 4 में तुम अपना काम करो, ये भी एकदम सही सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है
उसमें आप लोग देखेंगे शहर में भारी भरकम भीड़ जमा है। यहाँ भारी और भरकम दोनों शब्द का अर्थ एक होता है, और जब भी दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, समान अर्थ होता है, तो उन दोनों शब्द को हम एक ही वाक्य में नहीं ले सकते। समझ गए? इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही होगा। क्लियर? अशुद्ध वाक्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि वाला नहीं है? देखिए कुशासन, रेखांश, परमार्थ, ये तीनों ही स्वर संधि के हैं, लेकिन सदानंद जो शब्द है ये व्यंजन संधि का माना गया है, इसमें व्यंजन संधि आती है, इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये स्वर संधि नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये हमें देखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है मनसिज, मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं होता। मनसिज का अगर हम एक अर्थ देखें तो मन में पैदा होने वाला, मन में पैदा होने वाला को हम क्या कहते हैं? कामदेव। तो ये मनसिज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, ना कि कमल का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। बाकी के ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो कमल के पर्यायवाची हैं, सरसिज, उत्पल एंड कंज। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, अस्त व्यस्त जो शब्द हैं ये दोनों असंगत मतलब विलोमार्थी शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, बाकी सभी विलोमार्थी हैं, अक्षम का सक्षम होगा, अमृत का विष होगा, अनुराग का विराग होगा, लेकिन अस्त और व्यस्त जो हैं वो एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द नहीं है, इसलिए हमें यहाँ असंगत बताना है। आप लोग 3rd नंबर ऑप्शन को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में असंगत है। तो यहाँ आज्ञा का पालन करने वाले को क्या बोलेंगे? आज्ञाकारी, बिल्कुल सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना यानी दुराग्रह, उचित बात के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहे हैं तो यानी दुराग्रह। तीसरा है आकाश को चूमने वाला, तो आकाश को चूमने वाले को हम गगनचुंबी बोलते हैं। चौथा ऑप्शन जो है वो है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, और उसके सामने जो शब्द लिखा है वो लिखा है अवसरानुकूल। ये जो शब्द है ये गलत है, यहाँ पे अवसरानुकूल की जगह अवसरवादी होता तो ये सही होता। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को हम लोग अवसरवादी बोला करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैंने 3rd लैंग्वेज का पार्ट जो है वो करा दिया है। क्वालिफाइंग पार्ट में 3rd लैंग्वेज जिसने हिंदी चूज़ करी है वो लोग मेरे इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। बाकी अभी जनरल हिंदी वाले पार्ट को हम लोग करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग देखेंगे, तो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक गद्यांश दिया है। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नारी को स्थान प्राप्त था। कैसा स्थान प्राप्त था? तो यहाँ ऊपर दिया है आपको, लाइन में ही, फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। नारी समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, प्राचीन काल में नारी को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन, अत्यंत सम्मानजनक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा था क्योंकि यहाँ पे क्या है? पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, मध्यकाल में नारी परतंत्र हुआ करती थी। तो आप लोग फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये आप जब गद्यांश में देखोगे ना, वहाँ स्पष्ट ये शब्द लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को इनमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मध्यकाल में नारी कैसी थी। आपको उस अपने गद्यांश में ही मिल जाएगा कि परतंत्र थी, तो आप लोग फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ सेकंड वाले में भी सेम ऐसे ही, मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा था। क्यों होने लगा था? उसमें एक लाइन दी हुई है, क्योंकि पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल गया था, इसलिए नारी सम्मान कम होता चला गया। ठीक है,
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो नीरव। नीरव मतलब होता है शांत, ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ, गगन, अंबर, ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। आप लोगों को एक लोकोक्ति दी गई है, उसका सटीक अर्थ क्या होगा, मतलब सही अर्थ एकदम क्या होगा? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। आप लोग कहते भी होंगे अपनी लैंग्वेज में, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, समझ गए? तो यहाँ जो है वो जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, ये ऑप्शन जो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ आपको शुद्ध शब्द बताना है। इन चारों शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, अनुग्रहित फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखेंगे। अनुग्रहित, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। अनुग्रहित को देखेंगे तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी होती तो ये शब्द सही होता। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है वो है अध्ययन। एक बार अध्ययन को छोड़ें, थर्ड नंबर ऑप्शन को देखें। थर्ड नंबर ऑप्शन है सामर्थ्य। ठीक है, तो सामर्थ्य जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये भी गलत है, क्योंकि सामर्थ्य ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सामर्थ्य कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, साम आधा था और पूरा या ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा गया है, दैट मीन्स ये गलत है। 4 नंबर में हंसमुख नहीं होता, हंसमुख होता है, तो अंग की बिंदी नहीं आएगी। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, अध्ययन जो शब्द है वो एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध यहाँ पे अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट होगा। क्लियर? यहाँ चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है? तो आप लोग यहाँ ध्यान दें, महामंडल शब्द और सभा शब्द, ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन सभा को अगर हम देखें तो जनरली 4 आदमियों के बीच में भी अगर मीटिंग हो रही है तो उसे भी हम सभा का नाम दे सकते हैं। लेकिन महामंडल जो है वो एक बड़े संघ का नाम दिया है। महामंडल यानी एक बड़ा संघ, यानी संतों का समूह। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ हम लोग मानेंगे महामंडल शब्द को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। क्लियर? आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्म कौन सा है? ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन कुछ संशय वाला दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द युग्म जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही पूछा है कि आपको एक शब्द युग्म ऐसा बताना है जो विलोमार्थी है। तो यहाँ अमर का मर्त्य होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ होता है। ठीक है, तो मैं कहूँ तो इसमें आप लोग इसको एक बार के लिए छोड़ दें, मैं इसका आंसर कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं भी एकदम कंफ्यूज हूँ। इसमें 2-3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमने पढ़ा है, जब भी समास पढ़ा है, सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें पहला शब्द प्रधान होता है और पूरा शब्द अव्यय होता है, बाकी पार्ट अव्यय क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ राइट होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है, व्यंजन संधि वाला शब्द इनमें से कौन सा है, ये हमें देखना है। तो रेखांश, महाशय और महींद्र, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो स्वर संधि के हैं। लेकिन थर्ड नंबर जो ऑप्शन है सदानंद की हम जब भी संधि करते हैं सदानंद की, तो इस तरीके से करते हैं सत प्लस आनंद। ठीक है, इस तरीके से संधि करते हैं, तो इसलिए इसे हम व्यंजन संधि कह रहे हैं। तो
इसमें सदानंद में सिर्फ व्यंजन संधि होगी, बाकी सभी में स्वर संधि होगी। यहाँ पे व्यंजन संधि वाला शब्द पूछा है तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट होगा। क्लियर? मैंने आपको ये पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। जनरल पार्ट जैसे क्वालिफाइंग पार्ट के नाम से जाना गया है, इसमें ओनली आपको क्वालिफाई होना है, मेरिट में आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज में जिसने हिंदी चूज किया है उसका सॉल्यूशन मैंने कराया है, आप लोग अपना मैच कर सकते हैं। बाकी का जो इस पेपर का पूरा और पार्ट बचा हुआ है मैंने सब्जेक्ट का करवा दिया है, जनरल पार्ट का करा दिया है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसकी वीडियो मैं कल आपको डाल दूंगी, वो भी आप लोग मैच कर लेना। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मिलते रहिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।